नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। आने वाला 3 मार्च 2025 बायोलॉजी के एग्जाम पेपर की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन बायोलॉजी के एग्जाम पेपर में आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं, साथ ही हर एक क्वेश्चन का इस क्लास के अंदर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जहां हमें आवश्यकता होगी हम वहां पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के इस क्लास की। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख रखा है, देखो बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर प्लानिंग, यानी कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन के अंदर कितना कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। देखो इस पेपर पर सबसे पहले लिख रखा है, देखो बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर प्लानिंग। पहला क्वेश्चन आएगा जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 4 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर प्राप्त होगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन से 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके। 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ध्यान रखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट जो होगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, जो कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा होता है, ये सेकंड होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 4 क्वेश्चन होंगे और यहाँ भी 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। यहाँ भी 12 नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ भी 12 नंबर मिलेंगे। तो कहने मतलब यह है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 4 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको 10 नंबर मिलेंगे, 4, 5, 6 से आपको जो मिलेंगे वो आपको 12 नंबर मिलेंगे। सही है। इसी प्रकार देखो हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 वाला क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 और प्लस उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आपको अथवा आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में बनेगा, 7 में आपको बनेगा अथवा। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार बनेगा। तो 6 और 7 और 8 और 9 जो 9वां क्वेश्चन जो होगा वो आपको अधवा वाला क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको कितने करने होंगे, 3 करने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चे, आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 से आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे, 15 नंबर प्राप्त होंगे। यानी कितने नंबर प्राप्त होंगे आपको, 15 नंबर प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखो लिख रखा है यहाँ पर, वंशगति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो वंशगति का जीन मत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, देखो इस पर डिस्कस करते हैं। बाल्टर की अगर हम बात करेंगे, बाल्टर ने जो खोज की थी वो की थी यहाँ पर गुणसूत्र शब्द की खोज। गुणसूत्र शब्द की खोज की थी, शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इसी प्रकार सटन और बोबरी की अगर हम बात करेंगे तो इसने किया था हमारे पास सहलग्नता, जिसको हम इंग्लिश में लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज। शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। इसी प्रकार हम जॉनसन की बात करेंगे तो जॉनसन ने जो मेडल के कारक, मेडल के कारक जो गुणसूत्र था, गुणसूत्र को जीन्स शब्द का प्रयोग किया था, का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था। जबकि टी.एच. मॉर्गन ने किसको बताया था, वंशगति का जीन मत सिद्धांत बताया था। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि वंशगति का जीन मत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो हम बोलेंगे टी.एच. मॉर्गन ने किया था। और मैं यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो बाल्टर है उसने किस शब्द की खोज की थी, सडन ए बोरी ने किस शब्द की खोज की थी, जॉनसन ने किस शब्द की खोज की थी, और टी.एच. मॉर्गन ने तो वंशगति का जीन मत सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये चारों साइंटिस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। एक साइंटिस्ट आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर 110% आपको मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में और अंडाशय में। अंडाशय के अंदर अंडा बनता है, योनि के अंदर शुक्राणु प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं, शुक्राणु प्रवेश करते हैं। अंडवाहिनी के अंदर होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन। निषेचन होने के बाद गर्भाशय के अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर होता है भ्रूण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है, भ्रूण प्रक्रिया होती है। तो भ्रूण प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे
भ्रूण का मतलब होता है बच्चे का निर्माण। तो बच्चे का निर्माण कहाँ, कौन सी, कहाँ, किस अवस्था में जाकर होता है, यानी कि किस स्थान पर जाकर होता है, तो हम बोला गर्भाशय में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो, अगर हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर देखो हम बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग हमारे पास कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो किया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, या इनमें से सभी में, तो हम बोल देंगे इनमें से सभी में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे, जलीय परागित पौधा का नाम बताओ। जलीय परागित पौधा कौन सा होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था परागण। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। पर परागण आपका 4 प्रकार का होता है, वायु द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण, और जंतु के द्वारा परागण। तो जल के द्वारा जो परागण होता है वो हाइड्रा हाइड्रा नाम के पौधे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रखा है जल परागित पौधा का नाम बताओ। जल परागित पौधे का नाम क्या होता है, हाइड्रिला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, अभी बताया था आपको मैंने, सडन एवं बोरिन ने। किसने किया था, सडन एवं बोरिन ने किसका शब्द का प्रयोग किया था, शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो उसने लिंकेज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन वंशागति का क्रमोसोमवाद सिद्धांत भी किसने दिया था, सडन और बोबरी ने दिया था। ठीक है, तो सन 1902 में सडन एवं बोबरी ने वंशागति क्रमोसोमवाद का प्रस्तुत किया था, यानी कि सिद्धांत क्या करा था बताओ, प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी प्रकार देखो ZIFT का पूरा नाम क्या होता है, ZIFT का पूरा नाम क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये आपको आपको देखो ध्यान रखना है। ZIFT की फुल फॉर्म भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, या IBF की फुल फॉर्म आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, या MTP की फुल फॉर्म भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, या CIFT की फुल फॉर्म भी आपकी बोर्ड में आ सकती है, या फिर IUB, या फिर आ सकता IUBA IUF की फुल फॉर्म भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो एक फुल फॉर्म जरूर आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये सारी फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। एक फुल फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आती है, तो इसलिए मैं बोलूँगा आपसे कि एक ना एक सारी फुल फॉर्म को आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है चीज़ की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ZIFT का प्रोनाम क्या होता है, तो यहाँ लिखा रखा है जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मजन अतः अंडवाहिनी स्थानांतरण होता है। ठीक है, ZI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणु का नाम लिखो, यानी कि मनुष्य के अंदर जो साधारण जुकाम उत्पन्न करते हैं उन विषाणु के हमें क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो हमें बताना है देखो इसमें राइनो विषाणु और एक बताना है कोरोना विषाणु। ठीक है, क्या बताना है, कोरोना विषाणु। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं, बाह्य डीएनए बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण को क्या कहते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है बाह्य डीएनए तथा संवाहक डीएनए के मिश्रण से बना डीएनए को क्या क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन रिकमेंडेड डीएनए से आता है। रिकमेंडेड डीएनए किसे बोलते हैं, जो कि हमारा 2 डीएनए को आपस में मिलाने के बाद एक नया डीएनए बनाया जाता है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा देखो बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बना डीएनए को क्या 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 कहलाता है। तो बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बना डीएनए क्या कहलाता है, पुनर्योजन डीएनए, यानी कि रिकमेंडेड डीएनए कहलाता है। इसी प्रकार अनिषेचक जनित फल क्या होता है, अनिषेचक जनित फल क्या होता है, देखो जिस फल के अंदर परागण या निषेचन के बिना ही फल उत्पन्न हो जाता है, जिस फल के अंदर निषेचन या परागण के बिना ही फल उत्पन्न हो जाता है उसे अनिषेचनजनक फल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा देखो कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का निर्माण होता है, जिसे अनिषेचनित फल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। पीछे भी ये 2024 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है, और 2020 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अभी भी 2025 में आने के इसके पूरे पूरे चांस हो रहे हैं, याद करके जाना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट। लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट जो होते हैं वो कितने आएंगे आपके, 5 आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका, 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे आपको, 5 नंबर मिलेंगे, वो 10 नंबर मिलेंगे, सॉरी। पहला क्वेश्चन लिख रखा है प्रतिरक्षा क्या होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। पहले तो हम ये देखो प्रतिरक्षा क्या होता है, जो रोग जनित जीवाणु विषाणु कवक फंजाई और हमारे प्लेट हेलमिंथ्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं,
उससे लड़ने के लिए एक हमारी बॉडी में सिस्टम लगा होता है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो पढ़ते हैं प्रतिरक्षा क्या है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। शरीर में सभी प्रकार के रोगजनक और विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने की क्षमता को प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। इसका अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है प्रतिरक्षा शब्द जो है उसका जो विज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता है, हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इम्यूनिटी शब्द इम्यूनोस से बना है जिसका अर्थ स्वतंत्र करना होता है। क्या करना होता है? स्वतंत्र करना होता है। इमिल वॉन बेरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहलाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहलाता है बताओ? जनक कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपको बनेगा कि इम्यूनिटी शब्द की खोज किसने की थी, उसका जनक कौन होता है, और इम्यूनिटी क्या कहलाता है, इसके बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम देखो डिस्कस करते हैं। परागणों के परागण कोष से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। अगुणित नर तथा अगुणित मादा युग्मकों का संलग्न निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, ये देखो यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, ये हमारे पास पराकोष, ये क्या है? पराकोष, ये क्या है? वर्तिका। तो पराकणों का किसका? पराकोष से पराकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारे पास परागण कहलाएगी। और योनि से होते हुए शुक्राणु अंडवाहिनी में होते हुए, और यहाँ से आएगा अंडाणु। क्या आएगा? से अंडाणु। और अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलते हैं हम निषेचन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है देखो, परागकणों के परागकोष से वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अगुणित नर तथा अगुणित मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है, यानी कि संलग्न होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल निषेचन और एक होता है द्वि निषेचन। क्या होता है? द्वि निषेचन। यह अनेक माध्यमों से वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और जंतुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया बीजाणु के बाहर होती है, जबकि यह क्रिया बीजाणु की क्या होती है? अंदर होती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, हमारे पास एक न एक अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो अंतर पढ़ाया है वो पढ़ाया है परागण और निषेचन के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करें तो यहाँ पे लिख रखा देखो, मानव रुधिर वर्ग से आपके समझते हैं, जो ब्लड वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, और ब्लड वर्ग की खोज किसने की थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था पीछे भी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, और 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन फिर दूसरा का आपको करा रहा हूँ। देखो इसमें मानव रुधिर वर्ग से आपका समझते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। लॉर्ड लेडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी ओ तथा ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिया जड़ता क्यों कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम को मंगोलिया जड़ता क्यों कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम की खोज लेडन डाउन ने सन 1866 में की थी। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इस वाली बात का। देखो इस वाली बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी। तो लैगडॉन डाउन ने सन 1866 में क्या की थी? इसकी डाउन सिंड्रोम की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलिय लोग की भांति मस्तक चौड़ा, गर्दन तथा अंगुली छोटी, गर्दन और अंगुली क्या होती है? छोटी होती है और फूली होती है। कद छोटा होता है, खुरदरी त्वचा होती है, मोटी जीभ, मोटे होंठ आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए इस रोग को मंगोलिया जड़ता रोग कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसमें, जैसे कि मंगोलिया लोग जो होते हैं उनका सिर बड़ा, मस्तक छोटा, होंठ मोटे, गर्दन छोटी और मोटी होती है। तो यह जो रोग दिखाया जाता है वो किसके कारण दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है डाउन सिंड्रोम के द्वारा। तो इसलिए इस रोग को हम मंगोलिया जड़ता रोग भी कहते हैं। ठीक है, 2024 में भी आया था बच्चे, और 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और 23 के अंदर भी ये क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे, कोडोन तथा एंटी कोडोन कहाँ स्थित होता है? कोडोन तथा एंटी कोडोन कहाँ स्थित होता है? तो कोडोन mRNA के अणुओं में नाइट्रोजनिक क्षार पर स्थित होता है, जबकि एंटी कोडोन tRNA
के अणुओं पर स्थित होता है। ठीक है, आरएनए मैंने बताया था, आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है mRNA, एक होता है हमारे पास tRNA और एक होता है rRNA। ठीक है, तो कोडोन का स्थित होता है mRNA पर और एंटी कोडोन का स्थित होता है हमारे पास tRNA पर। क्या होता है? tRNA पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रतिशत सेकंड। लघु उत्तरी प्रतिशत सेकंड जो कि लघु उत्तरी प्रतिशत सेकंड की अगर हम बात करेंगे बच्चे, लघु उत्तरी प्रतिशत सेकंड चौथा, पांचवा और छठा तृतीय क्वेश्चन, यानी कि चौथे के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, पांचवें के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, छठे के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। तृतीय क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर का होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको 12 नंबर देगा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 12 नंबर देगा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 12 नंबर देगा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे पहले लिख रखा है संक्रमण रोग के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन संक्रमण रोग से क्वेश्चन 110% फंसता है, तो इसलिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूँगा इस क्वेश्चन को। संक्रमण रोग से, यानी कि संक्रमण रोग से एक नए क्वेश्चन 110% आता है, इसलिए मैं इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ठीक है, तो वह रोग जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक, हेलमिंथीस के द्वारा फैलते हैं, यह रोग जन्म से नहीं होते, जन्म से नहीं होते, किंतु जन्म के बाद भी किसी न किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? जो कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्लेटिहेल्मिंथेस के द्वारा फैलता है, और यह रोग जन्म से नहीं होते, जन्म के बाद होते हैं, किसी न किसी कारणवश जन्म के बाद हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? संक्रमण रोग कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो 12 संक्रमण कौन कौन से होते हैं? फ्लू, कोविड-19, खसरा, छोटी चेचक और दाद। ये क्या होते हैं? ये 12 संक्रमण होते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण की अगर हम बात करेंगे, टीबी, प्लेज, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिक्स ए बी सी जो होते हैं, ये बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं। ठीक है, तो ये जन्म से नहीं होते, लेकिन जन्म के बाद ये किसी न किसी कारणवश क्या होते हैं? हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, संक्रमण रोग क्या होता है, इसको उदाहरण सहित बताने हैं आपको। एक ना एक 110% 3 मार्च के पेपर के अंदर एक ना एक संक्रमण रोग से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दुख अगर बात करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक में क्या अंतर होता है? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन 110% ये क्वेश्चन आएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में देखो आपको क्या करना है? बताना है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? जो बनकर तैयार होता है, जो स्वयंपोषी पोषक होते हैं, जो स्वयंपोषी क्या होते हैं? स्वयंपोषी जो पौधे होते हैं, जिसको हम स्वयंपोषी स्वयंपोषी पौधे बोलेंगे। स्वयंपोषी पौधा जो होता है, जो प्रकाश के द्वारा, जो सूर्य की किरणों द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। सूर्य की किरणों द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। साथ ही देखो वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से ये CO2 प्राप्त करते हैं, और पृथ्वी से क्या प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से प्राप्त करते हैं H2O। क्या प्राप्त करते हैं? देखो H2O प्राप्त करते हैं। तो पहले देख रहे हम स्वयंपोषी पोषण क्या होते हैं। स्वयंपोषी पोषण के जो वह होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखो आपको बताते हैं। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ साथ में सूर्य का प्रकाश के द्वारा क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा क्लोरोफिल। क्या बनेगा? क्लोरोफिल बनेगा। और क्लोरोफिल को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। साथ में बनेगा हमारे पास C6H12O6, और साथ में बनेगा O2। साथ में हमारा बनता है प्रकाश, और साथ में हमारा बनता है प्लस ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में देखो हम आपको डिस्कस करते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यह जो स्वयंपोषी जो पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो यह पौधे स्वयं बने, इसलिए इसको हम स्वयंपोषी बोलेंगे। और ये जो होंगे, ये होंगे उत्पादक। क्या होंगे? देखो ये होंगे उत्पादक। ये जो इसको जो उत्पादक को खाएगा, वो ऐसा मानो, सपोज करो कि इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है खरगोश। स्वयंपोषी पौधों को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। तो खरगोश जो इसको खाएगा, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। इसी प्रकार खरगोश को खाएगा, वो खाएगा, क्या बोलते हैं? बिल्ली खाएगी। ऐसा मान लो कि खरगोश को कौन खाएगा? बिल्ली खाएगी। तो बिल्ली को बोलेंगे हम द्वितीय उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे, उपभोक्ता। और बिल्ली को जो खाएगा, मान लो अगर बिल्ली को कौन खाएगा? वो खाएगा भेड़िया।
क्या खाएगा, देखो वो खाएगा भेड़िया। माना कि बिल्ली को कौन खा रहा है, भेड़िया खा रहा है, तो इससे बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। सही है। तो उत्पादक क्या और कौन होते हैं, जो स्वयं बनकर तैयार होते हैं, जो स्वयं बनकर तैयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, जो स्वयं बनकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनकर तैयार होते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक। और इस उत्पादक को जो खाएगा वो खाएगा खरगोश, जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसको उसको जो खरगोश जो खाएगा, खरगोश को जो खाएगा वो खाएगी बिल्ली, उसको बोलोगे द्वितीय उपभोक्ता। और बिल्ली पे जो अटैक करेगा, यानी कि बिल्ली को जो खाएगा वो खाएगा भेड़िया, उसको बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता। और अगर ये तीनों मृत्यु अवस्था में होगा, अगर बिल्ली, खरगोश, भेड़िया तीनों अगर मृत्यु स्थिति में है, कौन सी स्थिति में, मृत्यु स्थिति में है, तो हम बोलेंगे उसको, जब ये तीनों एक्सपायर हो जाएंगे, ये तीनों बढ़ जाएंगे, यानी कि मृत्यु अवस्था में अगर होंगे, तो उसको जो खाएगा बच्चे, खरगोश, बिल्ली या भेड़िया को जो खाएगा वो खाएगा हमारे पास कवक। कवक खाएंगे या कौन खाएंगे बताओ, इसे खाएंगे हमारे पास जीवाणु। जीवाणु खाएंगे या फिर खाएंगे हमारे कवक, क्या खाएंगे देखो, या फिर हमारे खाएंगे कवक खाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे, वो बोलेंगे अपघटक। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपघटक। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपघटक। तो ध्यान रखना है, देखो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी पोषण बोलते हैं। और स्वयंपोषी पोषण को जो बोलेंगे हम बोलेंगे उत्पादक। उत्पादक पर डिपेंड होता है, जैसे मान लो खरगोश, खरगोश हो गया हमारे पास, ये चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य, अगर इस पर डिपेंड होगा। खरगोश को जो खाएगा वो बिल्ली खाएगी, बिल्ली को जो खाएगा वो कौन खाएगा, भेड़िया खाएगा। तो ये अगर के तीनों मृत्यु अवस्था में होंगे, तो मृत्यु अवस्था बोले होंगे तो इसको बोलेंगे हम अपघटक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम अपघटक। तो ध्यान रखना है, देखो हम देखो अब इसको हम पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ कर देखते हैं हम इस वाली बात को, कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिख रखा देखो ऊपर, सबसे पहले लिख रखा देखो, यहाँ पर लिख रखा है उत्पादक। क्या लिख रखा देखो, उत्पादक। उत्पादक की बात करेंगे, ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह जीव सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरित लाभक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्वयंपोषी घटक या उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे और जीवाणु और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो हमारे पास जीवाणु होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हरे पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, जिसको हमने कंज्यूमर बोला है, उपभोक्ता क्या होते हैं, ऐसे जीव जो स्वयंपोषी घटक द्वारा निर्मित भोजन को अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उससे क्या करते हैं, अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। विषपोषी घटक या उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य, भेड़िया आदि। और अगर अपघटक किससे बोलते हैं सर, अपघटक किससे बोलते हैं, डिकम्पोजर किससे बोलते हैं, वे जीव जो पादप या मृत्यु के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक आदि। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे पहुंचते हैं। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश किस प्रकार होता है, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश किस प्रकार होता है, आइए इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। यह निषेचन की समय की घटना है। बैथुन प्रक्रिया के बाद नर शुक्राणु मादा की योनि और गर्भाशय से होते हुए शीघ्र गर्भाशय नाल में पहुंच जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने के लिए एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। एक्रोसोम में हाइलोरोडेज तथा ड्यूरोबेडिजिस नामक एंजाइम निकलते हैं। इन एंजाइम की वजह से अंडाणु बाहरी परत टूट जाती है और शुक्राणु में क्या करती है, अंडाणु में क्या कर देते हैं, प्रवेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखो प्रवेश करते हैं। तो देखो इसके बारे में देखो यहाँ पे चित्र बना रखा है, देखो देखो यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, चित्र बना रखा है। देखो ये मैंने माना कि ये अंडाणु है और अंडाणु की ये बाहरी क्या है, परतें हैं, जिसको परावृत्त अवकाशी बोलते हैं, ये परतें हैं। अब इस परत पर जो है, जब जैसे शुक्राणु आएगा, देखो जैसे ही हमारे पास क्या आएगा, देखो शुक्राणु आएगा इस परत पर जैसे ही हमारे पास शुक्राणु आएगा, देखो ये शुक्राणु मान लिया हमने, ये शुक्राणु अगर इस परत पर आएगा तो इसका जो अगला वाला भाग होता है, ये इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये हमने क्या बना रखा है, ये शुक्राणु बना रखा है। ये शुक्राणु का चित्र है, इसको पूंछ बोलेंगे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। और यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पर जो होता है ऊपर की साइड में होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम से हाइलोरोडिडेज और ड्यूरोबिनिडेज नामक एंजाइम होते हैं। और यही एंजाइम जो होते हैं
अंडाशय के परत पर जाकर क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, और शुक्राणु क्या कर लेगा, इसके अंदर एंट्री कर लेगा। शुक्राणु क्या कर लेगा, इसके अंदर शुक्राणु की जो कोशिका होगी इसके अंदर क्या कर लेगी, एंट्री कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा देखो, शुक्राणु का अंडाणु प्रवेश किस प्रकार से होता है समझाइए। तो यहाँ पे सारी बातें देखो लिख रखी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बीज तथा फल विकास के महत्व को बताओ। बीज तथा फल के विकास के महत्व का वर्णन करना है। बीज और फल में, बीज और फल का क्या महत्व होता है। बीज में भ्रूण होता है, बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है, जो नर पौधे के विकास के लिए जरूरी सभी गुणसूत्र को रखता है। फल बीजों को सुरक्षित रखता है और उनके वितरण में मदद करता है। फल बीजों को खराब मौसम, कीटों आदि से सुरक्षित रखता है तथा सूक्ष्म और बंजर स्थानों पर बीजों के फैलाव में मदद करता है। फल बीजों के विकास के लिए, अंकुरण के लिए फायदेमंद पोषक तत्व है भरपूर रखता है। फल और सब्जियों में विटामिन खनिज, पौधे में विटामिन खनिज तथा पौधों में विशेष प्रकार के रसायन क्या होते हैं रसायन होते हैं। ठीक है, याद रखना है। बीज तथा फल के बारे में हमें जो है इसके बारे में याद रखना है। हमें बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया भी है और इस बार भी आने के क्या होते हैं, इसके चांस पड़ ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं। बाहित मल से आप क्या समझते हैं। बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, यानी कि हानिकारक है। बाहित मल क्या होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं। प्रतिदिन महासागरों, शहरों और कस्बों से निकलने वाला आंसू जल में अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाते हैं। यह बाहित मल कहलाता है। बाहित मल में अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य में टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, पेचिस आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही जलीय जीव को मारने की संभावना बढ़ जाती है। इसको पुनः उपयोग की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए बाहित मल की शहर की आबादी के बाहर नदी, तालाब या झीलों में उचित निपाटन आवश्यक है। कहने मतलब यह है कि बाहित मल जो होता है, जो महानगरों, शहरों और कस्बों से निकलने वाला जो अशुद्ध जल होता है, जिसमें मल मूत्र, पॉलिथीन वगैरह मिक्सचर होती है, उसको ही बाहित मल कहते हैं। और बाहित मल जो होता है, बाहित मल से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जैसे कि हमारे पास टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या पेचिस वगैरह, ये हमारे पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बाहित मल से। और बाहित मल का उपयोग भी हमारे लिए, बाहित मल का उपयोग भी हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बाहर नदी के द्वारा और तालाब के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं। देखो, अनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान पर संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मॉर्गन का योगदान। मॉर्गन का क्या योगदान है, इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। मॉर्गन ने फल, मक्खी, ड्रोसोफिला पर शोध कार्य किया और गुणसूत्रीय संलग्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ध्यान रखना है, मॉर्गन ने किसने क्या था बताओ, मॉर्गन ने। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था, इसलिए मैंने देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है टी.एच. मॉर्गन पर। किस पर, टी.एच. मॉर्गन पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इन्होंने बताया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इन्होंने सैलीनता, जीन विनिमय एवं लिंग सैलीनता की विसंगति का सिद्धांत की खोज की थी। इन्होंने गुणसूत्रीय चित्रण तकनीक की खोज की थी। इन्होंने सन 1926 में जीन्स के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जीन्स के नामक पुस्तक लिखी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1933 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैं तो आपसे ये बताऊंगा कि जितने भी नोबेल साइंटिस्ट है आपके बायोलॉजी के अंदर, उसको पढ़कर जाओ, एक ना एक नोबेल साइंटिस्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे बच्चे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, वंशगत रोग क्या होते हैं। टिप्पणी मतलब एक तो टिप्पणी लिखनी है हमें वंशगत रोग पर, और एक टिप्पणी लिखनी है हमें अमीबा पर। किस पर लिखनी है, अमीबा पर। वह रोग जो जीन या गुणसूत्र पर विकृत के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, तंत्र या आघात। ठीक है, इसको मिटा दो, ये क्या है, आघात। ये क्या होते हैं, ये वंशगत रोग होते हैं। और अमीबा घरेलू मक्खी इस रोग के वाहक है और परजीवी के संक्रमित व्यक्ति के मल के खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें दूषित कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। मधुमक्खी या मौन, मधुमक्खी या मोम, क्या बोलते हैं, मोर बोलते हैं, वैसे मोम होता है। मधुमक्खी या मौन के पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो मधुमक्खी पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का उचित रखरखाव रखते हैं। मधुमक्खी मोम पालन कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी मोम पालन कहलाता है।
मधुमक्खी के नियम लाभ, मधुमक्खी के निम्नलिखित लाभ होते हैं, मधुमक्खी के निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, शहद प्राप्त होता है जो कि खनिज युक्त पोषक आहार होता है। औषधियों में शहद का उपयोग होता है। मोम मौन प्राप्त होता है। मौन पालन आर्थिक लाभ, मौन पालन का आर्थिक लाभ जो कि मधुमक्खी को पालता है उसमें जो मोम होता है उसको मोम को बेचता है, जिससे उसे आर्थिक लाभ भी क्या होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बायोगैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का 2 उपयोग बताइए। तो बायोगैस विभिन्न प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है जो वायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। बायोगैस में 50 से 70% CH4 होता है, 30 से 40% CO2 होता है और 1% H2S गैस होती है। साथ ही सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है। उपयोग की बात करेंगे। बायोगैस का निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद्य के रूप में करते हैं। बायोगैस का उपयोग प्रकाश को खाना बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, बायोगैस से एक क्वेश्चन 110% फंसेगा, तो आप बायोगैस को पढ़कर जाइए। साथ ही इससे ग्राफ भी पढ़कर आपको जाना है, बायोगैस का ग्राफ भी पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो आप बात करते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मी मादा और विषमयुग्मी नर के संक्रमण से प्राप्त जनित पीड़ित के फेनोटाइप वितरण का पेंटेड वर्ग बनाकर प्रदर्शित कीजिए। यानी कि ध्यान रखना है, पहले भी क्वेश्चन आया था बच्चे, पहले भी क्वेश्चन आया था ये, और इस बार भी क्वेश्चन आ रखा है। देखो, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मी तथा मादा विषमयुग्मी नर के संक्रमण से प्राप्त संतरित पीड़ित के फेनोटाइप वितरण पर पेरेड वर्ग बनाकर प्रदर्शित कीजिए। संयुग्मी की मादा होवे और विषमयुग्मी की नर में संक्रमण कैसा होगा, देखो हम बताते हैं। देखो इसके बारे में, जब मादा स्थिति फर्स्ट में देखते हैं, स्थिति किस में देखते हैं? देखो स्थिति देखते हैं फर्स्ट के अंदर, स्थिति फर्स्ट में देखते हैं। जब मादा पौधा लंबा हो, जब मादा पौधा कैसा हो? लंबा हो। संयुग्म की मादा, सही है, कैसा पौधा हो बताओ? लंबा, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब इसको हम युग्मक के बनेंगे, हमारा 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी। और विषम युग्म की नर, यानी कि एक कैपिटल और एक क्या बताओ? स्मॉल। ठीक है, एक कैपिटल और क्या बताओ? इसमें क्या है बताओ? एक स्मॉल है। इनमें अगर हम संकलन कराएंगे, क्या कराएंगे इनमें? देखो, अगर हम संकलन कराएंगे टी टी और टी ओ टी और टी ओ टी, यानी कि इसके सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी के अंदर। यदि हम समयुग्म की मादा, समयुग्मजी मादा यानी कि कैपिटल टी और विषम युग्म की नर, स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच अगर हम संकलन कराएंगे तो पहले डिस्कशन में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार देखो, जब मादा पौधे बोने पौधे में संकलन कराएंगे, जब मादा पौधा कैसा होगा? बोना होगा। जब मादा पौधा कैसा होगा बताओ? बोना पौधा होगा। तो उसमें अगर हम संकलन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखो, अगर मादा पौधा कैसा है? बोना है, तो इधर भी बोना है और यहाँ भी बोना है, इधर स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी। इसमें अगर हम संकलन कराएंगे तो 50% प्राप्त होंगे लंबे पौधे और 50% प्राप्त होंगे बोने पौधे। इसका सिर्फ चित्र बनाना है आपको, सिर्फ इसका चित्र बनाकर दिखाना है, इसलिए मैंने आपको देखो ये चित्र बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखो। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी है 2024 में भी और इस साल भी आने के क्वेश्चन चांस बन रहे हैं इसके। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं, इसके बारे में हम क्या टिप्पणी लिखनी है। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। यहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना आदि निषेध होता है। यानी कि यहाँ पर नहीं शिकार खेलना, पशु चराना या फसल बोना यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, इसे नेशनल पार्क भी कहते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1972 में यूएसए में की गई थी। इसमें की गई थी, यूएसए में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वायु परागण पर टिप्पणी लिखो। देखो, एक परागण आपका 110% बोर्ड एग्जाम में आएगा। वायु परागण, पर परागण, पर परागण, परागण 2 प्रकार के होते हैं, पर परागण और स्वयं परागण। स्वयं परागण, पर परागण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वायु परागण, जल परागण, कीट परागण और जंतु परागण। तो वायु परागण की अगर हम बात करेंगे, वायु परागण क्या होता है इसके बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं। तो पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, जैसे गेहूं, जई, मक्का तथा थैलेलिया आदि। वायु परागण की विशेषताएं, वायु परागण की विशेषताएं, पुष्प छोटे तथा आकर्षित रहित होते हैं, पादप एकलिंगी होते हैं,
दल बाह्य दल अनुपस्थित होता है तथा हल्के होते हैं। परागण छोटे सूक्ष्म तथा पतले होते हैं। पराकोष में अधिक मात्रा में परागण उपस्थित होते हैं। पराकोष में अधिक मात्रा में परागण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो एक परागण आपको पढ़ कर जाना है, वायु परागण का, जल परागण का, जंतु परागण का, या फिर आपको वनस्पति परागण का पढ़ कर जाना है आपको एक परागण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तो बात करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 जो क्वेश्चन होगा वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैं लिख रखा है प्रश्न नंबर 7, 8, 9 अधवा वाला, यानी कि 7 प्लस अधवा आगा इसका, 8 प्लस इसका भी अधवा आगा आपका, और 9 प्लस इसका भी क्या आगा आपका, इसका भी अधवा आगा। चाहे आपको 7 वाला कर दो या इसका अधवा कर दो, या आप 8 कर दो इसका भी अधवा कर दो, या आप 9 कर दो इसका भी अधवा कर दो। तो लिख रखा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का ये होगा, और 5 नंबर का ये होगा। सारे क्वेश्चन की आप बात करें टोटल कितने नंबर का होगा? ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो प्रश्न नंबर 7, 8, 9 अधवा वाला जो 15 नंबर मार्क के लिए होगा, ये मैं एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें, एग्जाम के T20 बात करेंगे। देखो एग्जाम की अगर हम बात करें T20, यानी कि 20 ऑब्जेक्ट, 20 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखे हैं। 20 में से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 110% मैंने ये पूरी बुक से निकाले हैं। ये बड़े जो क्वेश्चन है, जो कि लोग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको निकाले हैं। इन 20 क्वेश्चन में से आपको 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ कर जाने हैं। कोई ना कोई 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख रखा पहला क्वेश्चन, अमृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। आता है अमृतबीजी पौधे में से अमृतबीजी पौधा, जिसको हम पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। एक क्वेश्चन 110% लोग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है आपका। अमृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरे की अगर हम बात करें, पुष्पीय पौधे में लघु बीजाणु जनक के सचित्र वर्णन करना है। देखो सचित्र वर्णन आ सकता है इसका, ठीक है। अमृतबीजी पौधे में चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की वर्णन करना है। मनुष्य में नर युग्मक और मादा जनन का वर्णन करना है। मनुष्य के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक, हाँ, मनुष्य में नर तथा मादा जनन तंत्र का ध्यान रखना है इसका। ये क्वेश्चन इन दोनों में से एक आ जाएगा, या फिर आपका आ जाए मनुष्य में नर का आ जाए, या मनुष्य में किसका आ जाए बताओ, मादा का आ जाए। जनसंख्या विस्फोट पर जनसंख्या विस्फोट एवं इसके विवरण के बारे में आपको क्या करना है, इसका डिस्कस करना है, ठीक है। मनुष्य के विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके निवारण पर सचित्र निबंध लिखना है। तो याद रखना है, देखो ध्यान रखना है, जनसंख्या विस्फोट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जनसंख्या विस्फोट पर एक क्वेश्चन बनेगा। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन पर भी एक नया क्वेश्चन बनकर आएगा। परिवार नियोजन पर ये बड़े क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको याद करने हैं। तो परिवार नियोजन का, या जनसंख्या विस्फोट का, या नर या मादा का जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करेगा आपको, ठीक है। लिंग सैलन जीन लक्षण वंशगति किसे कहते हैं, रेखा चित्र द्वारा बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। लिंग निर्धारण पर क्या होगा होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 क्रोमोसोम विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखो। ये क्वेश्चन आपका आएगा इस साल बोर्ड में, ठीक है। वास्तव में क्रिकेट डीएनए द्विकुंडली मॉडल, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अनुवांशिक कोड क्या है, इस क्वेश्चन के बाद आप पढ़ कर जाओगे, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जैव विकास क्या है, मनुष्य के 4 अपशिष्ट अंगों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। और डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और देखो लास्ट में जो क्वेश्चन है हमारे पास, अल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रयोग का हानिकारक प्रभाव के वर्णन करना है। मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करना है। और डीएनए पुनर्योजन, डीएनए के बारे में पढ़ के जाना है आपको। और लास्ट में जीन चिकित्सा क्या होती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये वाला 20 वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना है। जैव विविधता किसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन आएगा 2025 के अंदर, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। समिष्टा पर 2025 में समिष्टा पर भी बात करेंगे हम। और इन दोनों को छोड़ दो, देखो। और डीएनए तकनीकी, यानी कि ये भी 2025 में क्वेश्चन आ रहा है, देखो इस बार। और ये भी 2025 में क्वेश्चन आ रहा है, देखो इस बार, ठीक है। एल्कोहल का भी 2025 में क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर डीएनए की बात करेंगे, ये भी 2025 में क्वेश्चन बनेगा। और डार्विन का सिद्धांत छोड़ दो, लेकिन मैं क्या हुआ, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसको 5 क्वेश्चन को, ये 2025 का क्वेश्चन बनेगा इस बार। ये 2025 से क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन, ये तीनों और ये चौथा, यानी कि मनुष्य का नर और मादा दोनों क्वेश्चन जो है इस साल बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।